हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें कोकीयूर पोछा लगाती हुई नजर आती है। वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक ऊंचे दर्जे की कॉक्यूबाइन की खिदमत करना जो कि लेडी क्योको नहीं है। फिर अपोफिक्री लेडी लूशो की वो बात याद करने लगती है कि वहाँ पर भूत है। वो कहती है कि आपको मास्टर जिनसी से बात करनी चाहिए। तभी वहाँ पर लेडी होंग्यांग आती है और कहती है कि मामा तुम्हें बुलाया गया है। हम देखते हैं कि मामा पूछती है कि आपने मुझे बुलाया। तभी वहाँ पर जिनसी मामा को अजीब तरीके से घूर रहा होता है। मामा कहती है कि ये इंसान, इसने मुझे जड़ी बूटी ला के दी, इसलिए मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे फिर से याद आ रहा है कि ये इंसान मर्द है, जबकि हरम में मर्दों का आना मना है। सिवाय एम्परर के कोई भी मर्द यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन जिनसी तो मर्द है और वो यहाँ पर है। तभी लेडी क्योको कहती है कि जिनसी आप बताएं, आप यहाँ पर तशरीफ फरमा क्यों हुए हैं। तभी जिनसी जवाब देता है कि कुछ दर्जे की कॉक्यूबाइन के गुस्ल खाने में भूत देखा गया है। तभी लेडी क्योको अचंभे का नाटक करने लगती है और कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर देखूं कि वहाँ पर कौन सा भूत है। जिस पर होंग्यांग कहती है कि आप इस हालत में बाहर नहीं जा सकती, आप भूल गई क्या। तभी वो कहते हैं कि अरे हाँ, लेकिन एक काम करते हैं ना, तुम मामाओं के साथ वहाँ पर चली जाओ। तभी जिनसी कहता है कि ये राज की बातों में आता है, इसलिए हम आपको इस तरह से नहीं ले जा सकते। फिर वो कहता है कि मेरे पास एक मंसूबा है, मुझे मेरी मामाओं फिर से वापस दे दे। तब वो कहती है कि फिर से वापस दे दूं। ठीक है दे दी। ये बात सुनकर होंग्यांग और बटलर राहत की सांस लेते हैं। तभी मोमो सोचती है कि मुझे फिर से लौटा दिया जा रहा है और तभी जिनसी उसके पास आ जाता है। जिनसी उसके सर पे उंगली रख देता है, जिसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो कहता है कि ये माओ है, इससे आप कुछ भी पूछ सकती है जब ये वापस आ जाए। लेकिन फिर वो उसके होठों पर उंगली रख के कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि ये कुछ ना बोले अपने होठों से। जिनसी कहता है मैं चलता हूँ फिर, और मामा अजीब सा मुंह बनाने लगती है। जिनसी के जाते ही लेडी क्यू को पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था सफर के दौरान। तभी मामा कहती है कि ये सब एक मेंढक की वजह से हुआ। जिस पर लेडी क्यू को और होंग्यांग कहती है कि मेंढक। मामा कहती है कि ये राज तो मेरी कब्र में ही जाएगा, चाहे वो कितनी ही जड़ी बूटियां मुझे क्यों ना दे दे। हम देखते हैं कि डायमंड पवेलियन में जिनसी का खुल के इस्तकबाल किया जाता है। तभी मामा देखती है कि सारी लड़कियां जिनसी को घूर रही होती है। वो सोचती है ये इंसान मर्द है, लेकिन क्या गाउशुन भी मर्द है? हो सकता है, लेकिन मैं ये क्यों सोच रही हूँ भला। तभी वो कॉक्यूबाइन लीशु के सामने हाजिर हो जाते हैं। लीशु जिनसी को देखकर खुश हो जाती है। जिनसी पूछता है कि क्या आपके गुसल खाने में आपको भूत दिखा। तभी वो डर के कहती है कि हाँ। तभी उसकी लेडी इन वेट्रेस उसे घूरने लगती है। मामा सोचती है कि ये कितनी बुरी बात है, इनकी लेडी इन वेट्रेस इन्हें डराती रहती है, इनमें जरा भी फर्क नहीं आया। तभी वो लोग गुसल खाने में आ जाते हैं। जिनसी पूछता है कि भूत कहाँ दिखा था। तभी कनान कहते हैं कि खिड़की के उस तरफ भूत दिखा था। जिनसी लेडी लीशु से पूछता है कि बताए मुझे क्या हुआ था। तभी लेडी लीशु अपने कपड़ों को पकड़कर डरने लगती है। वो कुछ कहे इससे पहले ही एक मोटी औरत वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि आपने फिर से इन्हें बुला लिया। असल में लेडी लीशु को छोटी छोटी बातों का बतंगर बनाने की आदत है। मैंने उनसे कहा भी था कि ये बस उनका एक ख्याल होगा, लेकिन ये सब बातें तो हेड लेडी इन वेट्रिन को समझानी चाहिए ना। खैर उसकी गलती भी नहीं है, ये बस एक चखने वाली जो है। जिस पर कनान उनकी माफ़ी मांगने लगती है। जिस पर मामा सोचती है कि इसके लहजे से ही पता चल रहा है कि ये कितनी घमंडी होगी। ये पहली हेड लेडी इन वेट्रिन जो है, जाहिर है इसको इस ओहदे से हटा दिया गया, इसलिए ये दूसरों के लिए जान का असाब बनी हुई है। फिर मामा उसके बालों की हेयरपिन को देखती है और कहती है कि ये हेयरपिन तो। तभी वो मास्टर जिनसी से कहती है कि मास्टर जिनसी आप बताएं मैंने कुछ गलत कहा क्या। तभी जिनसी कहता है कि छोड़िए ना ये सारी बातें, मेरा तो काम है कि मैं कॉक्यूबाइंस की बातें सुनूं और उनके मसले हल करूं। तभी जिनसी कहता है कि मुझे तो तलब लग रही है चाय की। तभी वो और उसकी दूसरी लेडी इन वेट्रेस वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम चाय बना के लाती है। तभी जिनसी पूछता है कि बताए मुझे क्या हुआ था। जिस पर मामा सोचते हैं कि इसने तो बड़ी चालाकी से सबको काम पर लगा दिया ताकि ये इनसे अकेले में बातें पूछ सके। तभी लेडी लीशु कहते हैं कि मैं कम गर्म पानी से नहाती हूँ, लेकिन मेरी लेडी इन वेट्रेस मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी करती है, इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार करके नहाती हूँ। पहले तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि उनको मुझसे मसले हैं। कनान भी मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़ों को उतारने के लिए आती है, इसके बाद वो भी यहाँ से चली जाती है। वो 14वीं की रात थी और मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी और तभी मैंने देखा कि एक औरत नाच रही थी बाहर और वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, जिसको देखकर मैं डर गई। फिर वो सहम जाती है। तभी मामा कहती है कि कोई और भी तो हो सकती है। तभी वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कनान बाहर ही होती है, अगर कोई और होती तो वो उसे देख लेती, लेकिन कनान ने उस भूत को भी देखा है। तभी कनान कहती है कि हाँ मैंने उसको देखा और थोड़ी जांचबीन करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। अगर किसी लेडी इन वेट्रिन की शरारत होती तो मुझे पता चल जाता। कमरे के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो कि पर्दों को हवा दे सके। जिस पर मामा सोचती है कि अंदर से हवा आएगी तो ही पर्दे उड़ेंगे ना, क्योंकि बाहर से हवा आएगी तो पर्दे अंदर की जानिब जाएंगे। इसके अलावा हवा के आने जाने का कोई और रास्ता भी तो नहीं है। फिर मामा सोचते हैं कि यहाँ की बनावट थोड़ी अलग है। जेट पवेलियन और केस्टर पवेलियन के गुस्ल खानों के साथ तो खाली कमरे जुड़े हुए हैं, ताकि कॉक्यूपाइंस नहाने से पहले और नहाने के बाद वहाँ पर जाकर कुछ कपड़े बदल सके, आराम कर सके। लेकिन यहाँ के साथ वाले कमरे को तो गोदाम बनाया हुआ है। तभी मामा पूछती है कि ये गोदाम क्या ये हमेशा से ही ऐसा है। तभी कनान कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमेशा से गोदाम नहीं था, असल में बात यह है। और फिर वो उन्हें उस गोदाम में लेकर जाती है और एक बक्सा उठाती है।
जिनशी और माओ चौंक जाते हैं और हम देखते हैं कि लकड़ी पे फंगस लग गई होती है। माओ सोचती है कि जेट पवेलियन के अंदर तो होंगयांग ऐसी चीजों को अच्छे से साफ करवाती है, लेकिन यहाँ की लेडी इन्वेट्रेंस उन्होंने इसे छुपाने के लिए यहाँ पर बक्से रख दिए। फिर वो उस जगह को ध्यान से देखती है और देखती है कि नीचे के फर्श की लकड़ी भी पूरी तरह से सड़ चुकी होती है। तभी मामा कनान से पूछती है कि बताओ ये इमारत बहुत पुरानी है। तभी कनान कहती है कि ये इमारत बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि लेडी लिशु के यहाँ पर आने के बाद इसको बनाया गया था। मामा सोचती है कि लेडी लिशु ने कहा था कि वो औरत नाच रही थी और ये दरार इस पर्दे के सीधा ऊपर है। फिर वो बाथ टब को देखती है और कहती है कि यहाँ पर पानी जाने के लिए एक होल बनाया गया है। जिस रात आपने भूत देखा उस रात आपने बुच्ची को खोल दिया था। तभी लेडी लिशु कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझसे गलती से बुच्ची खुल गई थी। मामा सोचती है कि हिलता हुआ पर्दा, खुली हुई बुच्ची और वो भूत, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? तभी मामा फिर से वेयर हाउस में आ जाती है और गाओशुन से कहती है कि इस बक्से को उठाने में मदद करे। वो वहाँ से उस बक्से को हटा लेते हैं और तभी जिनशी कहता है कि यहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मामा कहती है कि गुस्ल खाने की नाली यहाँ से होकर जाती है, जिस पर गाओशुन मामा को ब्लूप्रिंट ला कर दे देता है। मामा कहती है कि मैं समझ गई, पानी की नाली यहाँ पर है। वो लीकेज हुई और यहाँ की लकड़ी पर फंगस लग गई। वक्त के साथ साथ लकड़ी सड़ गई और गर्म पानी की भाप की वजह से पर्दे उड़ने लगे। तभी लेडी लिशु कहती है कि जिस चेहरे को मैंने देखा उसका क्या? तभी मामा कहती है कि ये क्या चीज़ है और वो एक कपड़े को हटाती है। वहाँ पर तांबे का शीशा हुआ होता है। वो पूछती है कि यह शीशा। तभी लेडी लिशु कहती है कि इसको ध्यान से पकड़िएगा, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मामा कहती है कि यह शीशा यहाँ पर कब से रखा हुआ है? जिस पर लेडी लिशु कहती है कि जब से मुझे वो कांच का शीशा मिला है तब से मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है। जिस पर मामा कहती है कि वो कांच के शीशे, अरे हाँ वो तो यहाँ पर दूध लेकर आए थे। फिर वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा चमकदार है कि आप इसको रोज़ साफ करती है। तब वो कहती है कि ये मेरी माँ का है। जिस पर आपा फिक्री तांबे का शीशा लेडी लिशु को दे देती है और कहती है कि इस तरफ खड़ी हो जाए। फिर वो जाकर पर्दे खोल देती है और तभी लेडी लिशु को कहती है कि थोड़ा इस तरफ आए और हम देखते हैं कि सूरज की किरणें उस शीशे से परावर्तित होने लगती है और दूसरी तरफ दीवार पर एक चेहरे से आकृति बनाने लगती है। जिस पर जिनशी कहता है कि आखिर ये क्या है? जिस पर मोमो जवाब देती है कि इसे जादुई शीशा कहते हैं। इसके ऊपर अगर रोशनी डाली जाए तो ये दीवार के ऊपर एक आकृति बनाता है। असल में बात यह है कि यह तांबे के ऊपर सटीक गुब्बारों को ठोक कर बनाया जाता है। मेरे गोद लिए पिता ने मुझे ये बात बताई थी। असल में कुछ यूँ हुआ होगा, चांद की चांदनी शीशे पर पड़ी जिसकी वजह से दीवार पर एक अक्स बन गया और गर्म पानी की भाप ने पर्दों को उड़ाया, जिससे कि ऐसा लगा कि एक लड़की नाच रही हो। ये कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे संजोग थे जो एक साथ दिखे। तभी लेडी लिशु कहती है कि ये तो मेरी माँ की तरह लग रही है। क्या वो मेरी माँ है? क्या ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैंने उनका दिया हुआ शीशा इस्तेमाल करना बंद कर दिया था? मामा कहती है कि ये तो बस एक सादा सी आकृति है जो कि पित्तल के उभारों से बनी है। तभी लेडी लिशु कहती है कि मुझे आज भी याद है, सब कहते थे कि उन्हें नाचने का बड़ा शौक था, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद हकीम ने उन्हें नाचने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने नाचना बंद कर दिया और उनकी तबीयत भी और भी ज्यादा खराब होने लगी और वो आखिरकार मर गई। मैंने उनकी दी हुई अमानत की हिफाजत नहीं की, इसलिए वो मुझसे नाराज हो गए और इस तरह से मेरे सामने नाचने लगी। तभी मामा कहती है कि वो भूत नहीं था, लेकिन वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी। मामा कहती है कि इसकी तो उम्र ही क्या है, कोई आम सी लड़की भी इसकी उम्र की होती तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पल रही होती। और ये देखो, किसी वक्त इसने शहजादियों जैसी जिंदगी बिताई होगी। जब इसकी माँ जिंदा होगी तो इसको बहुत अच्छे से पलकों पे बिठा के रखा होगा अपनी। और आज ये बुक्सो हसद करने वाली लेडी इन्वेट्रेंस के बीच में है। जिनशी के सामने जब वो इस तरह से इनसे बातें करती है तो पता नहीं उनके पीछे क्या क्या होता होगा। तभी वहाँ पर वो लेडी इन्वेट्रेंस आ जाती है। वो कहती है कि हमने चाय बना ली। वो देखते है कि लेडी लिशु रो रही होती है। वो कहती है कि लेडी लिशु ये आप क्या कर रही है? आप इस तरह से रो रही है सबके सामने, ये तो अखलाक के विरोध में है। आपको इस तरह से मेहमानों के सामने नहीं रोना चाहिए। तभी मामा सोचती है कि इसके लहजे में बहुत ज्यादा कड़की है। देख के ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा घमंडी है और इस बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। तभी लेडी इन्वेट्रेंस कहती है कि ये तो वही शीशा है, अब आपके पास पहले से बेहतर और अच्छा शीशा आ गया है तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं रही। आपने इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? इसे मुझे दे दे, ये आपके काम का नहीं है। और उससे वो छीन लेती है, लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे वापस दो। जिस पर लेडी इन्वेट्रेंस उसे आंखें दिखाकर कहती है कि क्या कहा? तभी वो उसके पास से वो शीशा झपट लेती है और कहती है कि मुझे वापस दो और एक जगह पे बैठ के रोने लगती है। तभी वो लेडी इन्वेट्रेंस कहती है कि आखिर आप क्या कर रही है? लेकिन तभी जिनशी बीच में आ जाता है और कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है आज। इस बात पर वो गुलाबी गुलाबी हो जाती है, लेकिन जिनशी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके माथे की पिन निकाल देता है। फिर जिनशी कहता है कि क्या आपको इन्होंने ये तोहफे में दिया है? अगर तोहफे में भी दिया है फिर भी आपको ये नहीं पहनना चाहिए। आप जानती है कि ये क्या है? इसकी वजह से आप बड़ी मुश्किलात में आ सकती है। आपको ये जानना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपके पहनने लायक नहीं है। तभी मामा हंस देती है और सोचती है कि मास्टर जिनशी तो जानते ही होंगे कि लेडी लिशु की लेडी इन्वेट्रेंस का बर्ताव कैसा है। जाहिर है कि वो अपनी तबीयत की वजह से ज़्यादा खुल के बात नहीं करते, लेकिन आज तो हद ही हो गई है। ऊपर से इनके हाथ में सबूत आ गया है तो जाहिर सी बात है डांट तो बनती है। तभी जिनशी कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप कर रही है ये आपके शाया निशान है? तभी वो घबरा कर अपने घुटनों पे बैठ जाती है। सारी लेडी इन्वेट्रेंस भी उनको देखकर घबरा जाती है। तभी जिनशी वहाँ से चले जाते हैं। मामा कहती है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा हो गया। हमें कुछ मुखादमात दिखाई जाती है। वो कहती है कि ये सारे लड़के तो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये नए आए हैं ना?
हम देखते हैं कि वेद मामा को खाना खिला रहा होता है और मामा पीछे किताब पढ़ रही होती है। वो कहती है कि एक बात बताइएगा, क्या हमारे पास एनेस्थीसिया की दवाइयाँ है? जिस पर वेद कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही क्योंकि सर्जरीज बंद हो चुकी है। फिर मामा पूछती है कि सारे के सारे किन्नरों को हरम में दाखिला कैसे मिलता है? जिस पर वेद कहता है कि उनकी सर्जरी से। जिस पर मामा कहती है कि आप समझे नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सर्जरी हुई है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? फिर वेद कहता है कि उनके पास एक दस्तावेज होता है जो कि उनको सर्जरी के बाद मिलता है, और अगर किसी को ऐसा लगे कि वो दस्तावेज जाली है फिर वो गुलाबी हो जाता है और कहता है कि वो उसे शारीरिक तौर पर चेक करते हैं। जिस पर मामा हाथ से अभद्र इशारे करती है और कहती है कि इस तरह से चेक करते हैं। जिस पर वो कहता है कि ये कैसे अभद्र इशारे कर रही हो तुम? असल में उन्हें एक कमरे में ले जाकर अलग अलग दर्जे के 3 ऑफिसर उनका बारी बारी से मुआयना करते हैं, और जब सब ठीक लगता है तो वो उन्हें दाखिला दे देते हैं, और ये बस पहली बार ही किया जाता है, इसके बाद नहीं किया जाता। मामा सोचती है कि इनकी बातों से तो लगता है कि कोई भी मर्द यहाँ पर दाखिल हो ही नहीं सकता, लेकिन सिवाय उनके जिनको इजाजत होती है। असल में देखा जाए तो राजा और उनके कुछ रिश्तेदारों को इजाजत दी हुई है हरम के अंदर दाखिल होने की। क्या इसका मतलब मास्टर जिनशी राजा के कोई रिश्तेदार? फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेद कहता है कि तुम्हें किन्नरों में बड़ी दिलचस्पी होने लगी है, तुम्हें पता है कि कुछ नए किन्नर आए हैं? मामा कहते हैं कि मुझे शिशु और शाओलिन ने कहा तो था कि 30 नए किन्नरों को दाखिला दिया गया है। जिस पर वेद कहता है कि सही कहा, वो बहुत ही ज्यादा जवान और खुबरू है। फिर वो मलकाने लगता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि वो सारी लड़कियों के लिए बाथटब में पानी भरते हैं और तो और बीच के दर्जे की कॉन्क्यूबाइंस का भी काम करते हैं। गाओशुन कहता है तो आपने उनसे बात नहीं की? जिस पर जिनशी कहता है कि मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर गाओशुन कहते हैं कि वो जब से आई है तब से बड़ी दूर दूर रहने लगी है आपसे, वो बड़े अजीब तरीके से आपको देखती है। जिस पर जिनशी कहता है कि मैं जानता हूँ, बस चुप हो जाओ। गाओशुन कहता है कि आपको जल्द से जल्द उससे ये बात बता देनी चाहिए, वरना हम मुश्किलात में पड़ जाएंगे। आपको उसे हमारी तरफ करना ही होगा, अगर प्यार से ना माने तो ताकत का इस्तेमाल कीजिए, जहर को जहर काटता है। तभी जिनशी सोचता है कि ग्रैंड कमांडर कैन लाकन उसे जबरदस्ती अपने बाप के द्वारा यहाँ पर भर्ती करवाया गया, और उसके बाप और उसके सौतेले भाई ने उसे बड़े अच्छे से तैयार किया है। बहुत जल्दी वो राजा का खास हो गया, इतना खास कि राजा भी उसकी इज्जत करते हैं। इसके अलावा वो ग्रैंड कमांडेंट है, लेकिन वो किसी भी दल से ताल्लुक नहीं रखता। कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी जड़ें काटने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनकी ही जड़ें काटी गई। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता, बस एक ही उसूल है कि उससे बगैर वजूहात के कोई बात नहीं करनी चाहिए। मामा को अपनी तरफ करने की बस एक वजह है कि वो किसी भी तरह से हमारी तरफ हो जाए। मुझे मामा को सच्चाई बतानी है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मेरी असल हकीकत क्या है और मैं इसे क्यों छुपा रहा हूँ, लेकिन जब उसे पता चलेगा तब उसका रद्द अमल क्या होगा? जिनशी कहता है कि मामा को अभी यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, लेडी लवलॉन के लिए भी वो यहाँ पर होनी जरूरी है। जिस पर गाओशुन कहता है कि उनके पास तो बहुत और भी सारी मुखादमात है और यहाँ पर तो ऐसी चीजें होती रहेगी। तभी जिनशी कहता है कि आज कुछ नया हुआ क्या? जिस पर गाओशुन कहता है कि इसको छोड़ के कुछ खास नहीं हुआ। जिनशी कहता है कि लड़कियां नए किन्नरों को घूर रही है, खैर ये तो होना ही था। गाओशुन कहता है कि हमें हाथ मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस पर जिनशी कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा, उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम देना है। लेकिन तभी गाओशुन कहता है कि वो सब तो बाहर से आए हैं, हमें नहीं पता कि उनकी काबिलियत क्या है, हमें बड़ा देखकर चलना होगा। जिस पर जिनशी कहता है कि सही कहा, मैं एक चक्कर तो वहाँ पर ज़रूर लगाऊंगा। जिनशी कहता है कि हमारे पास कोई और नया रास्ता नहीं है क्या? तभी गाओशुन कहता है कि कोई नया रास्ता नहीं है, जिन्होंने सफ़ेद पट्टे पहने हुए हैं वो नए किन्नर है। जिनशी कहता है कि ये सारे के सारे बड़े डरे हुए लग रहे हैं, पुराने गुलाम जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है आम लोगों से इनकी ज़िंदगी बड़ी अलग है, हरम के हिसाब से तो ये एकदम सही है। और फिर हमें एक किन्नर दिखाया जाता है। जिनशी उसे देखकर कहता है कि वो रहा वो जिसके बारे में मैंने अफवाहें सुनी थी। जिनशी कहता है कि इसके साथ क्या मसला है? तभी गाओशुन कहते हैं कि इसके साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा मारा जाता था, इसके जिस्म पे अभी भी निशान है। कुछ लड़कियां उसके पास आके बात करने लगती है। तभी जिनशी कहता है कि इसकी शोहरत तो बहुत फैल चुकी है। तभी गाओशुन कहता है कि वो बहुत अच्छा दिखता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा होशियार भी है और तो और लड़कियां उससे बात करना पसंद करती है। जिस पर जिनशी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? गाओशुन कहता है कि ऐसी अफवाहें सुनी है। तभी जिनशी लड़कियों को देखता है और लड़कियां उसे देखती है और वो उन्हें देखकर पोस्ट मारता है और सारी लड़कियां पागल हो जाती है। दोस्तों, जिनशी उन किन्नरों के पास आ जाते हैं और कहता है कि नए लोग कैसे हैं? तभी वो कहते हैं कि हम सब ठीक ही है। फिर जिनशी उस किन्नर के हाथ के निशानों को देखता है और कहता है कि आप सबके लिए अच्छा सा काम हम ढूंढ लेंगे जल्दी ही। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है, हम देखते हैं कि वो बर्फ़ होती है। किन्नर कहता है कि ये तुमने क्या किया? ये सब कुछ ऊंचे दर्जे की कॉन्क्यूबाइंस के लिए था। फिर वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो गया। तभी हमें शाओलिन पिन लिए नजर आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।